इज द रीजन ऑफ रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी क्यों होती है किसी मटेरियल में, क्यों होती है बेटा? गुरमन्नत बताओ। हाँ राजेश आप बताओ। सर क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है अच्छे से, लिंक दूसरा ओपन हो रहा है। दूसरा लिंक ओपन हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है यार? किसको दिक्कत आ रही है, आपको या किसी और को? सर अभी आई थी, बाकी भी इसीलिए अभी तक ज्वाइन नहीं हुए होंगे। अच्छा ट्राई करो यार, कभी कभी दिक्कत कर जाता है ओथ ओथ लेयर का जो लिंक है। आप लोग ट्राई नहीं करो। सर, मतलब कि जो स्टार्टिंग में लिंक भेजा था ना, उससे क्लास हो रखी है। बाद में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास करके लिंक भेजे हैं, तो उससे कर रहे हैं। अच्छा तो पहले वाले से आ जाओ ना, जिससे हो रही है ज्वाइन उससे आ जाओ यार। एक्चुअली मेरा ओथ लेयर का आइडिया है नहीं इसका थोड़ा सा, बट आई कैन स्टिल हेल्प यू। कि हमारे पास जो लास्ट में है ना, डीसी डीसी करके होगा लिंक पे, वो उस पे आना है। डीसी डीसी, मैं कॉपी करके आपको लिंक दे देता हूँ, इस पे आ जाओ। जिसको दिक्कत आ रही है उनको ये भेज दो। कहाँ गया मीटिंग में? चैट बॉक्स में ड्रॉप कर रहा हूँ, इस लिंक को कॉपी करके सेंड कर दो। ये लिंक पे आना है। बताओ बेटा, व्हाट इज द रीजन ऑफ रेजिस्टिविटी? व्हाई देयर इज रेजिस्टिविटी इन एनी मटेरियल? क्यों होती है रेजिस्टिविटी? बताया था ना, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं, है ना? इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? कोलाइड। साहिल, गुरमन्नत, आप तो काफी दिन बाद आए हो। साहिल कहाँ रहते हो बेटा? हाँ? ठीक है ना। तो मैंने आपको 3 जून को पढ़ाया तो था, डे बिफोर यस्टरडे, कि वाई वाई रेजिस्टिविटी क्यों होता है। गुरमन्नत यू वर देयर इन द क्लास बेटा। आप भी नहीं थे शायद गुरमन्नत, आप भी गायब हो गए थे बीच में, है ना? अमरजीत था शायद, आयुष, हाँ आयुष वॉज देयर, अनुष्का। बताओ व्हाट इज द रीजन ऑफ रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी क्यों होती है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द एटम्स, और वो कोलिजन की वजह से दे फेस डिफिकल्टी इन मूविंग थ्रू द कंडक्टर, दैट्स व्हाई देयर इज सम रेजिस्टिविटी। ठीक है। अब आज पढ़ेंगे ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है बेटा, सब लोग एक बार कैमरा ऑन कर लो, है ना? आप लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है क्लास में। सब लोग कैमरा ऑन करके और पढ़ना स्टार्ट। हम्म। तो गायब हो जाते हो बीच बीच में और पढ़ते नहीं हो। तो पहले सबसे डिमोटिवेटिंग बैच है, यू नो इट। इसमें केवल 2 बच्चे सर पढ़ते थे पहले, गुरमन्नत एंड साहिल। अभी वो लोग भी नहीं पढ़ते हैं, है ना? कम पढ़ना स्टार्ट किया उन्होंने, इंटरेक्शन भी सर कम। सुबह के लेक्चर अभी मैं ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरा स्कूल चालू हो गया है, वेकेशन ओवर है। हाँ कोई बात नहीं, अभी के लिए बात करते हैं। अभी कैमरा ऑन करो सब लोग, कैमरा पे पढ़ेंगे हम लोग आज बैठ के। हम्म? सब लोग ऑन कैमरा पढ़ते हैं आज, नहीं तो फिर तुम लोग पढ़ना छोड़ दोगे। करो बेटा, अनुष्का, आयुष, मधु, गुरमन्नत, हाँ देखो। साहिल आप भी ऑन करो, कैमरा ऑन करके पढ़ते हैं आज। ठीक है, इसके बाद कोई क्लास है भी नहीं, डेटा खत्म होने का भी हमें कोई डर नहीं है। ठीक है। देखो ऐसा लग रहा है साहिल जैसे उठ के आया है कहीं से, सोया हुआ था। उसको फ़ोन को साइड में रख के कि हाँ ठीक है सर, कुछ तो बता के निकल जाएंगे। म्यूट पे हो बेटा आप। ठीक है, क्लास पहले आए बस। कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी सब लोग, अनुष्का, आयुष, मधु, राजेश, कैमरा ऑन करो बेटा। सब लोग कैमरा पे पढ़ेंगे ओम्स लो, और चुपके से किसी को बंद नहीं करना है। अगर मुझे लगेगा कि हाँ ठीक ठाक चल रहा है तो फिर मैं बोल दूंगा कि कब बंद कर सकते हो। आपने खुद से पतली गली से नहीं निकलना है, ठीक है? मैं बता दूंगा। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है। तो रेजिस्टिविटी के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि, एक बार दिखाऊं क्या? नहीं याद तो दिखा देता हूँ यार, ऐसे मत करो तुम। कल क्या पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, किसी भी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो दे फेस डिफिकल्टी इन मूविंग थ्रू द कंडक्टर। और वो कंडक्टर से डिफिकल्ट मूव, दे फेस डिफिकल्टी बिकॉज दे कोलाइड विद द एटम्स, है ना? कोलिशन होगा, और उस कोलिशन की वजह से
कुछ उनको दिक्कत आएगी, उनको डिले होगा इन मूविंग थ्रू दिस कंडक्टर। तो इसी की वजह से इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की कि दैट देयर इज सम रेजिस्टिविटी, और उस रेजिस्टिविटी की वजह से ही क्या होता है, रेजिस्टेंस जन्म लेता है ना, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक, कल फॉर्मूला भी बताया था, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब बात करते हैं ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है बेटा कि करंट थ्रू एनी सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल अप्लाइड टू द सर्किट, या वोल्टेज डिफरेंस अप्लाइड टू द सर्किट। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, यह है ओम्स लॉ। जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो क्या होगा, देयर इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो 1/r होगा। यहाँ पे r क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो r इज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। इसी इक्वेशन को हम लिख देते हैं v इज इक्वल टू आई आर। तो इस इक्वेशन को आप नोट डाउन कर लो, ओम्स लॉ लिखो और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, पहला तो ये लिख लो, और दूसरा नीचे v इज इक्वल टू आई आर, ये इक्वेशन लिख के फिर एक फॉर्मूला जो पहले बता चुका मैं, इसको r इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस होगा वो रो इंटू एल बाई ए होता है। यहाँ पे रो इज रेजिस्टिविटी, एल इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए रेगुलर शेप्ड कंडक्टर। जैसे कि सिलेंडर है, सिलेंडर का फ्लैट सरफेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट को क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है बेटा। तो दैट इज कॉल्ड एज रेगुलर ज्योमेट्री। किसी भी रेगुलर ज्योमेट्री का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। तो किसी भी रेगुलर ज्योमेट्री के लिए अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है, वी कैन फाइंड आउट यूजिंग रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, अब हमें पता चल गया ओम्स लॉ क्या होता है, v इज इक्वल टू आई आर। एक चीज हमने पढ़ी थी, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी J से रिप्रेजेंट किया था, इट इज करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट पर यूनिट एरिया I डिवाइडेड बाय A, दिस इज द करंट पर यूनिट एरिया। ये क्या होता है, सिग्मा इंटू ई। कल हम पढ़ रहे थे, सिग्मा इंटू ई के बराबर हो गया करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी को I बाय A लिखा, सिग्मा को एज इट इज रखा, और E का फॉर्मूला हमने कल लिखवाया था, क्या था, वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो E इज इक्वल टू V बाय L, ये वैल्यूज हमने रखी, तो V इज इक्वल टू आई आर। ये जब आपने इक्वेट किया तो आपको फॉर्मूला फिर रेजिस्टेंस का जो यहाँ से मिला वो मिला रो इंटू एल बाई। क्यों, क्योंकि रो हमारा क्या होता है, 1 अपॉन कंडक्टिविटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी एंड रो इज रेजिस्टिविटी। तो रो इज इक्वल टू 1 बाय सिग्मा। ठीक है, देखो बेटा आपने कैमरा ऑफ कर लिए बिना बताए, है ना, तो कितने ढीठ हो तुम लोग, है ना। तो रो इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो, या रो इज इक्वल टू 1 बाय सिग्मा। ठीक है यार, देखो मैं मानता हूँ तुम लोग थक जाते हो, पढ़ाई करना आसान नहीं है। अगर आसान होता तो हर बच्चा सिलेक्ट हो जाता, पर क्या करें, मजबूरी है तुम्हारी, पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो खुद ही पढ़ लो, तरीके बहुत होते हैं पढ़ने के। मैं आपको असाइनमेंट दे दूं, ऑनलाइन असाइनमेंट, तब तक नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो क्या होगा, क्लासेस परेशान हो जाओगे तुम लोग। और पढ़ना हर जगह, जितने भी सोर्सेज है, आप कहीं और से पढ़ रहे हो ना तो अच्छी बात है, यहाँ से पढ़ लो, ऐसा मत करो यार। ठीक है, तो हमने कल फॉर्मूला देखा था सिग्मा का, जो आया था एन स्क्वायर टाउ बाई एम। रो का क्या आएगा, एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ। ये फॉर्मूलाज लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन करेंगे जो अभी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था। इस क्वेश्चन को फटाफट सोल्व करो और आंसर बताओ। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 mm स्क्वायर इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज रो। और रो क्या है, 2.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। तो ओम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम मीटर। अनुष्का, आयुष, मधु, राजेश, कैमरा ऑन करो बेटा। सब लोग सर मैं हूँ क्लास में, एक्चुअली बैकग्राउंड में मैं अभी ऑन नहीं कर सकती। अच्छा, गौरव आप, बट मैं सर हूँ क्लास में। ओके ओके, हाँ गौरव आप करो, राजेश आप भी करो। सर लाइट नहीं है तो क्या हो गया, अंधेरा दिख जाएगा हमें, आप कैमरा ऑन करो। ओके। आयुष, मधु, तुम गाजा पट्टी में नहीं रहते हो कि सर आपको न्यूक्लियर वेपन दिख जाएंगे पीछे चलते हुए, तो टेंशन ले रहे हो। दिख रहे हो ना, अभी राजेश दिख रहा है कि हाँ है, बैठा हुआ है, पढ़ रहा है। करो क्वेश्चन करो बेटा। सर हो गया। हाँ, तो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। लेंथ कितना दिया बेटा, 50 सेंटीमीटर। रो एल बाई ए होता है। ठीक है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है और वैल्यूज निकालनी है।
सर रेजिस्टिविटी ये मीटर में नहीं बदलेंगे? इसमें हाँ करेंगे तो करेंगे ही, वो तो बाय डिफॉल्ट होता है कि एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो रेजिस्टिविटी जो दे रखा है वो ऑलरेडी एसआई में दे रखा है, तो इसकी वैल्यू एज इट इज रख लो 2.6 इंटू 10⁻⁻8। सर हो गया। लेंथ कितना आएगा 0.5 है ना, 50 सेंटीमीटर 0.5 मीटर। और एरिया क्या आएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। mm स्क्वायर को मीटर में किया 10⁻⁻6 आ गया। अब कैलकुलेट करके क्या आंसर आएगा रेजिस्टेंस का, क्या आ रहा है बेटा 65 into 10 की पावर -4। 6.5 इंटू 10⁻⁻3 और ओम इज द ऐसा यूनिट। ठीक है, तो यही आएगा शायद 0.0065 ओम्स। ठीक है, तो ये आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू आनी चाहिए। तो सिंपल था, आपको वैल्यूज गिवन थी, जस्ट यू हैव टू कन्वर्ट इन एसआई यूनिट्स और उसके बाद हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा, तो सही आंसर आ गया। ठीक है, ओम इज द एसआई यूनिट, ये सबको पता है, इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ही। अब आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। आपने कभी वायर देखी है? सबने देखी होगी। अगर वायर को आगे Yes, से sir. छीले, अगर वायर का अगर हम इंसुलेशन हटा दें तो आपको पतले पतले बहुत सारे वायर्स मिलेंगे कि मोटा मोटा एक वायर? Yes, sir. क्या मिलेगा? पतले पतले बहुत सारे। पतले पतले बहुत सारे वायर्स मिलेंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला हमने क्या देखा बेटा रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो L बाय ए। एक बात बताओ, वायर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। वायर हमारा रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसमें एनर्जी लॉसेस ज्यादा होंगे, पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा, ओम्स लॉ से हमें पता है। ठीक है, तो अगर एरिया ज्यादा होगा तब रेजिस्टेंस कम होगा कि एरिया कम होगा तब रेजिस्टेंस ज्यादा? एरिया ज्यादा होगा। यानी कि हमारे पास मोटा वायर होना चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होना चाहिए। बट फिर भी जो हम वायर्स देखते हैं तो हमें ऐसे मोटा वायर नहीं मिलता, हमें ऐसे पतले पतले वायर्स मिलते हैं। बाय सर एरिया कम हो जाता है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। हाँ, तो लेकिन वायर का रेजिस्टेंस तो बेटा कम चाहिए ना हमें। वाई इट इज सो, लगाओ दिमाग, क्या क्या है एप्लीकेशन। ज्यादा वायर्स होंगी तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे। ऐसा क्यों? अरे रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए मूव करना आसान होगा, ये बात ठीक है। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर पाएंगे। तो मोटे वायर में रेजिस्टेंस कम है ना। जब आप पानी पाइप जोड़ते हो ना, पाइप, तो पतले पाइप से इजीली पानी जाता है कि मोटे पाइप से इजीली पानी जाता है? मोटे पाइप से। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा एरिया से जा रहे हो तो हमें पता चल रहा है ना रेजिस्टेंस के फॉर्मूला से कि जब एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आसान हो जाएगा। सर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इसलिए। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अच्छा, देखो हमें वायर, अगर पतले वायर बेनिफिशियल है तभी पतले वायर मिलते हैं लाइफ में। सर तो बेनिफिट होगा। इलेक्ट्रॉन मतलब सर जो वो मतलब चार्ज है सर, वो सरफेस पे सर मूव करते हैं ना। अच्छा, तो सर इसमें सरफेस ज्यादा हो जाएंगे ना पतले पतले से। अच्छा, मे बी सर लॉस ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन की चार्ज एनर्जी सरफेस का। पे मूव करता है। हाँ, लॉस क्या बेटा? हाँ, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का मूव ज्यादा होगा अगर उसको एरिया में ज्यादा मूव करना रहे तो, अगर कोई मोटा वायर होगा। चलो छोड़ो, आप लोग बोल रहे हो पार्शली करेक्ट है कि सरफेस वाला है ये वाला। एक चीज मुझे ये बताओ कि वायर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि रिजिड होना चाहिए? फ्लेक्सिबल। अगर एक मोटा वायर होगा तो वो रोड जैसा नहीं हो जाएगा, उसको मोड़ना डिफिकल्ट होगा, है ना? तो फोन का वायर है, फोन का चार्जिंग केबल है, उसको अभी आप लोग ऐसे घुमा के बैग में डाल लेते हो, लेकिन अगर मोटा वायर होगा तो क्या होगा? नहीं डाल पाएंगे। पहला रीजन तो ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। और एक दूसरी चीज बताओ, जब घर पे किसी अप्लायंस का वायर गर्म हो रहा होता है तो खतरे की बात है कि नॉर्मल बात है? खतरे की बात है। खतरे की बात है। क्यों है बताओ? क्योंकि आग लग सकती है यार, है ना? ज्यादा हीट होगा तो वो आग लग जाएगी, और वायर्स में आग लगती भी है। तो इसका मतलब ये होता है कि हीट, जो वायर में हीट जनरेट हो रही है, भाई वायर का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 9th-10th में, I²RT पढ़ा है ना, हीटिंग वाला, I²RT। तो जब वायर हीट होती है तो हीट होगी तो उसका हीट बाहर निकल जाएगा, तो फिर
वो उसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा, जो हीट जनरेट हो रही है वायर में वो इजीली बाहर निकल जाएगी, तो टेम्परेचर राइज नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ पतला वायर है ये येलो कलर का जो ड्रॉ किया, इसमें सेंटर में रेड कलर का डॉट दिख रहा है, वहां पे मान लो हीट जनरेट होना स्टार्ट हुई तो इजीली इस वायर से निकल जाएगी थोड़ा सा ट्रेवल करके, ठंडा Yes, रहेगा। और अगर ये ब्लू कलर वाले में हीट अंदर जनरेट हुई तो उसको पूरा ये ट्रेवल करना पड़ेगा। yes sir. तो हीट डिसिपेशन पहली बात तो इस वजह से कम होगा। दूसरा, आप मुझे बताओ कि बहुत सारे पतले पतले वायर्स का कर्व्ड सरफेस एरिया ज्यादा होगा कि एक सिंगल वायर का कर्व्ड सरफेस एरिया ज्यादा होगा? एक पतले single पतले sir. वायर। पतले पतले बहुत सारे वायर्स होंगे तो उनका कर्व्ड सरफेस एरिया अगर सिलेंडर के फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे तो वो ज्यादा आएगा। तो ज्यादा एरिया मतलब इजियर हीट डिसिपेशन, है ना, तो वायर गर्म नहीं होती। ये दो रीजन होते हैं जिसकी वजह से हमें पतले वायर सकते, तो फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा इजी हीट डिसिपेशन। ठीक है, अब देखो मान लो एक बड़ा वायर था, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका मोटे वायर का 1 mm स्क्वायर एरिया मुझे चाहिए था, तो मैंने क्या किया बेटा, इसको 10 थिनर वायर्स में डिवाइड कर दिया और एक वायर का एरिया बोल दिया कि 0.1 mm स्क्वायर है। तो टोटल एरिया तो फिर कितना होगा, टोटल तो आपका 10 मिला के उतना ही हो गया। तो रेजिस्टेंस बढ़ा नहीं, आपका रेजिस्टेंस उतना ही रख लिया मैंने बाय Yes sir. इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वायर्स। मैंने एक की जगह 10 वायर लगा दिए और पतले लगाए ताकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे, है ना, समझ गए? तो ये रीजन होता है। अब देखो फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग रो एल बाई ए, जो फॉर्मूला है रो इंटू एल बाई ए, अगर वायर का लेंथ ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो. ज्यादा। और अगर वायर का एरिया कम होगा तो भी रेजिस्टेंस ज्यादा ज्यादा हो. होगी। तो अगर मैं बोलूं कि हमारे पास दो वायर्स हैं, उनमें से पूछा जाए एक वायर है जो मोटा है और लेंथ उसकी कम है तो इसका रेजिस्टेंस R1 है मान लो, और एक वायर है जो पतला है जिसकी मोटाई कम है और लंबाई ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। तो कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, R1 की R2? सर बराबर R2। बराबर ही R2 ज्यादा होगा, R2 ज्यादा होगा, बराबर नहीं होगा बेटा, फॉर्मूला लगाओ ना यार। इसका लेंथ मान लो L है, इसका लेंथ 2L है, इसका एरिया A है, इसका एरिया A/2 है मान लो, तो कितना R1 वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 इज इक्वल टू रो L बाय A, तो ये हो गया। और R2 कितना होगा, R2 इज इक्वल टू रो इंटू 2L बाय A/2, तो क्या आएगा 4 रो L बाय A। तो R2 इज 4 टाइम्स, है ना, तो R2 बड़ा है। तो देखो हमें जब वायर्स का रिक्वायरमेंट होगा या जब भी हम इस तरीके के सर्किट ड्रॉ करेंगे तो हम अपने एप्लीकेशन पे भी ध्यान रखेंगे। ऐसा थोड़ी कि मुझे वायर चाहिए 5 फीट का और मैं बोलूँ नहीं 5 फीट का वायर का तो बहुत रेजिस्टेंस हो जाएगा, मैं तो 1 फीट का ही लगाऊंगा, ऐसा नहीं होता ना। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसमें वी विल ट्राई टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस, कि भाई हमें 5 फीट का लेंथ चाहिए बट मिनिमम उसमें कितना रेजिस्टेंस हो सकता है। तो आई कैन यूज बेटर मटेरियल, भाई रो कैन ऑल्सो बी अल्टर्ड ना। रो मैंने आपको बताया रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, तो मैं रो को भी कम ज्यादा कर सकता हूँ ना। अगर मैं बहुत हाई कंडक्टिविटी का मटेरियल ले लूंगा तो रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट 1/रो 1/सिग्मा, तो कंडक्टिविटी ज्यादा इसका मतलब रेजिस्टिविटी कम, तो मैं हाइयर कंडक्टिव मटेरियल भी यूज कर सकता हूँ ना। इन स्पाइट ऑफ एल्यूमिनियम आई कैन यूज कॉपर, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं कॉपर वायर अच्छा होता है कि एल्यूमिनियम वायर, बताओ? कॉपर वायर, व्हाई? बिकॉज कॉपर हैज हाइयर कंडक्टिविटी, यानी कि रेजिस्टिविटी कॉपर का कम है, तो दैट्स वाई क्या बोलेंगे कि रेजिस्टिविटी कम होगा तो फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड गिवन लेंथ ऑफ वायर रेजिस्टेंस विल बी लेस फॉर द कॉपर वायर, या राइट? ठीक है, तो इन तीनों चीजों से हम प्ले अराउंड करके वी कैन एडजस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर। ठीक है बेटा, चलो ओके जी। अब क्वेश्चन करते ये वाला क्वेश्चन ही था, मैंने दिखा दिया तुम्हें। रेजिस्टेंस ऑफ ये तो हो ही गया है वैसे, तुम लोग एक बार पढ़ लो बस इसको, ये मैंने कराई दिया अभी एग्जांपल देते टाइम। कितना होगा, न्यू रेजिस्टेंस विल बी 4 टाइम्स, है ना। तो यही जो मैंने ऊपर एग्जांपल किया वो वही था बेटा, कि लेंथ आपका 2 टाइम्स हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया A/2 हो गया, तो R2 विल बी 2 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, R2 विल बी 2 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, सब फिर से बच्चों ने कैमरा ऑफ कर लिया। अरे भैया डेटा कहीं नहीं हो रहा यूज, तब तुम इंस्टाग्राम चेपोगे तो ये डेटा कहीं
नहीं दिखेगा तुम्हें, है ना, फिर दोबारा रिचार्ज भी कर लोगे। कैमरा ऑन करो जो बच्चे ऑफ कर लिए। अब लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है बेटा, ध्यान से सुनो। ओम्स लॉ बोलता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अब जितने भी ऐसे केसेस होंगे जहां पर वोल्टेज और करंट आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है, वहां पे आप ओम्स लॉ नहीं लगा सकते। तो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। पहली बात देखो कहाँ है, इन केस कभी वोल्टेज और करंट आपस में प्रोपोर्शनल नहीं हुए किसी प्रैक्टिकल केस में, तो वहां पे ओम्स लॉ दैट इज द लिमिटेशन। ओम्स लॉ तो बोलता है कि ये डॉटेड लाइन है कि स्ट्रेट होना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, बट येलो कलर का प्लॉट है जो ट्रू प्लॉट है, जो आपने मेजर करके प्लॉट किया। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि वोल्टेज एंड करंट आर नॉट प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे ओम्स लॉ फेल्स टू बी अप्लाइड। ओम्स लॉ यहाँ लगा नहीं पाओगे फिर आप, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसा वेरिएशन मिलेगा सेमीकंडक्टर्स में, डायोड्स में, कि पॉजिटिव डायरेक्शन में अलग वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है और नेगेटिव में अलग है, तो यहाँ भी ओम्स लॉ नहीं लग पाएगा, क्योंकि ओम्स लॉ तो बोलता है कि भैया स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसा होना चाहिए, तो नहीं है तो नहीं है, तो ओम्स लॉ नहीं लग पाएगा, ठीक है। दिस इज लिमिटेशन। थर्ड केस भी ऐसा ही होगा कि जहां पर नॉन लीनियर वेरिएशन है, तो ओम्स लॉ जहां पर वोल्टेज और करंट का लीनियर वेरिएशन है वहां लग जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जहां नॉन लीनियर वेरिएशन है वहां ओम्स लॉ नहीं लगेगा, है ना। जैसे कुछ डोपिंग से बनते हैं एलिमेंट, है ना, तो वहां पे आपको लीनियर छोड़ो, बहुत अजीब सा नेगेटिव रेजिस्टेंस वाला रीजन भी मिलता है ना, नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो ये सब चीजें भी हो जाती है फिजिक्स में, तो वहां पे ओम्स लॉ फेल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल। आप मुझे बताओ कि कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टिविटी क्या होगी बेटा, कम होगी। कम। तो हमारे पास तीन कम टाइप होगी। ऑफ मटेरियल होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल। पहला होता है गुड कंडक्टर्स, तो गुड कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी सबसे कम। सबसे कम। सेमीकंडक्टर्स की क्या होती है, रेजिस्टिविटी मीडियम लेवल पे होती है, यानी ना उनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, ना बहुत ज़्यादा होती है, ना कम होती है, तो रेजिस्टिविटी भी इंटरमीडिएट होगी। और इंसुलेटर्स का क्या होता है, इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि इंसुलेटर की कंडक्टिविटी मिनिमम होती है, ठीक है। तो वी विल बी लुकिंग एट सम ऑफ द वैल्यूज, है ना, जो रियल लाइफ वैल्यूज होती है, उनको याद नहीं करना, वी डोंट नीड टू मेमोराइज दोज वैल्यूज, ठीक है। तो देखो सिल्वर जो है गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर। सो लुकिंग एट द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टिविटी, देखो कम है ना, 10 to the power -8, यस सर। 10 to the power, तो रेजिस्टिविटी इनकी कम है। आगे बढ़ते हैं बेटा, सेमीकंडक्टर्स देखो, कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, इंटरमीडिएट 0.4 नॉर्मल वैल्यूज। उसके बाद इंसुलेटर्स, प्योर वाटर, ग्लास, रबर, NaCl, इनकी वैल्यूज 10 to the power पॉजिटिव में चलेगी, 10 to the power 5, 10 to the power 14, 16। तो इसका मतलब ये आपको समझ आता है कि मिनिमम कंडक्टिविटी किसकी होगी, मैक्सिमम किसकी होगी, रेजिस्टिविटी एंड ऑल रिलेशंस आपको समझ आ गया, ठीक है। अब एक चीज होती है जो आपको ध्यान देनी है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी कि घटेगी, वो किस पे डिपेंड करेगा, अल्फा वैल्यू पे, कि अल्फा आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कि अल्फा 0 है। अगर अल्फा 0 हो गया तो क्या होगा बेटा, सेम रहेगी। टेम्परेचर विल नॉट चेंज द रेजिस्टिविटी वैल्यू। अगर अल्फा नेगेटिव हो गया तो मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी घट रही है, मतलब कंडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है। और अगर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका मतलब है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो अब मैंने आपको मेटल्स में क्या बताया था, गुड कंडक्टर्स में, कि जैसे आप हीट देते हो, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ मोलिकुलर या एटॉमिक वाइब्रेशंस, है ना, इंटरनल एनर्जी, वाइब्रेशंस ऑफ द मॉलिक्यूल, या फिर रोटेशनल या फिर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स को ही क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। माइक्रोस्कोपिकली आपके एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, हीट दोगे, उनका वाइब्रेशन का इंटेंसिटी बढ़ता चला जाएगा, और उसी को मैक्रोस्कोपिकली हम लेके आते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर, है ना। तो टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी मटेरियल, और वो इंटरनल एनर्जी कहाँ होती है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स में, इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी या रोटेशनल एनर्जी, है ना। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, तो मतलब उनका वाइब्रेशन का इंटेंसिटी बढ़ेगा, यस। तो मेटल्स में क्या होता है बेटा, मेटल्स में कंडक्टिविटी किस वजह से होती है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब देखो ये एक रास्ता है, दिस इज ए रास्ता, यहाँ पे आप, ये एक बंदा खड़ा हुआ है और आपको यहाँ से इस बंदे को पास करके
राइट मोस्ट पॉइंट पे जाना है, इस पॉइंट पी पे। तो अब आप जा रहे हो, ये बंदा स्टिल है, रुका हुआ है, तो आप क्या आप जाते टाइम इससे टकराओगे? नहीं टकराओगे। एक ही केस है कि अगर आप बिल्कुल सीधा सीधा आए और इससे सीधा ही टकरा गए तो टकरा गए, अदरवाइज आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, आप ऐसे जा सकते थे, आप ऐसे जा सकते थे, कोलिजन हुआ ही नहीं। मतलब इलेक्ट्रॉन ने जब एटम को के साथ कोलिजन नहीं हुआ तो रेजिस्टेंस उसको फेस ही नहीं करना पड़ा, राइट। अब इस एटम को जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ बेटा, ये वाइब्रेट करने लग गया अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, ऐसे वर्टिकली। तो अब क्या होगा, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा, तो अब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की टकराने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा ज्यादा एटम से टकराता हुआ पॉइंट पी तक जाएगा, अब ऐसे एक एटम थोड़े है, बहुत सारे एटम्स है जो अपने पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो एटम के साथ इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे टकराता हुआ घूमता फिरता हुआ बहुत दिक्कतों के साथ पॉइंट पी पर पहुंचेगा। तो इसका मतलब रजिस्टिविटी बढ़ी कि घटी टेम्परेचर बढ़ने से? बड़ी। बढ़ गई है ना। तो क्योंकि आपका वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ गई है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप कंडक्टर्स की बात करोगे जनरली मेटल्स की, तो आपको अल्फा वैल्यू क्या मिल रही है? पॉजिटिव मिल रही है, पॉजिटिव। ठीक है। सेमीकंडक्टर्स में ये वैल्यू नेगेटिव आती है, सेमीकंडक्टर्स में वैल्यू नेगेटिव आती है क्योंकि सेमीकंडक्टर्स आपने थोड़ा बहुत सुना होगा, तो वहाँ पे बेटा बैंड गैप होता है, बैंड गैप होता है। जैसे ऐसा बताता हूँ आपको सेमीकंडक्टर्स को समझने के लिए थोड़ा एक सुनो, ये एक हाइट h है, इस हाइट h पे एक एप्पल रखा हुआ है बेटा, ठीक है। और मैं बोलता हूँ गुरमन्नत को, ये हाइट h जो है ये आपकी 10 फीट की है, ठीक है, 10 फीट की हाइट पे रखा है। मैंने गुरमन्नत को बोला कि बेटा आप ये एप्पल खा लो। अब अगर गुरमन्नत की हाइट है मान लो 5.5 फीट, है ना, 5.5, तो क्या गुरमन्नत खुद से इस एप्पल को लेके खा सकती है? नहीं खा पाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं गुरमन्नत को थोड़ा ऐसे उठा लेता हूँ, ठीक है। गुरमन्नत को ऊपर एलिवेट कर लिया, तो कितना एलिवेट करना पड़ेगा? 4.5 फीट की ऊंचाई पे उठा दिया, या फिर इनको एक चेयर दे दी कि बेटा 4.5 फीट की चेयर है, इस पे चढ़ के आप इसको एप्पल को खा पाओगे? ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स में ऐसा होता है बेटा कि ये गैप होता है, इसको बैंड गैप बोलते हैं। 10 फीट का जो बैंड गैप था, उसके पास जो कंडक्टिविटी थी ऑलरेडी, उससे वो केवल 5.5 वाले को कवर कर पा रहा था। बट जैसे ही आपने हीट दिया, जैसे आपने टेम्परेचर दिया, तो क्या होगा कि टेम्परेचर की वजह से उसको एक एक्स्ट्रा एनर्जी बूस्ट मिल गया। जो ये गैप था ना 4.5 का, वो उसने कवर कर लिया ड्यू टू एक्सटर्नल टेम्परेचर। तो क्या हुआ फिर, कंडक्टिविटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ी भाई? इजीली मूव कर पाए इलेक्ट्रॉन, जो गैप था, इंसुलेटेड गैप था, उसको कवर कर पाए, है ना। तो इसलिए ऐसा कुछ होता है कि बैंड गैप मिनिमाइज हो जाता है जब आप टेम्परेचर देते हो। सेमीकंडक्टर थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे लास्ट में, उसमें समझ में आएगा कि बैंड गैप को मिनिमाइज कर देता है। जैसे सोलर सेल होता है बेटा, सोलर सेल जो होते हैं, आपको सोलर पैनल देखे हैं ना छत पे, वो क्या होते हैं? वो सेमीकंडक्टर के एप्लीकेशन होते हैं। उसमें करंट कब फ्लो करता है? तब उस पर हीट गिरती है, तब उसका टेम्परेचर राइज होता है, तभी करंट फ्लो करता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सेमीकंडक्टर्स के ऊपर जब हीट गिरी तब उनकी कंडक्टिविटी बढ़ी, जो गैप था उसका ब्रिज हुआ और करंट फ्लो करने लगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगी, ठीक है। तो ऐसा आपको सेमीकंडक्टर के केस में मिलेगा। तो सेमीकंडक्टर में क्या है कि नेगेटिव होती है अल्फा वैल्यू की, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टिविटी कम होगी, राइट। तो वैसे वैसे रेजिस्टिविटी आपकी कम होगी, राइट। अब देखो कलर कोडिंग ऑफ द रजिस्टर्स, ये हमारे सिलेबस से हट गया है, वी विल एलिमिनेट इट। ये नहीं पढ़ेंगे बेटा, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना, मैंने काट रखा है, नोट शेयर करूंगा, हटा दूंगा इनको, ठीक है। इसको हमें नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। हमें पता तो चल गया बेसिकली कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेटल्स की क्या होती है, गुड कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी बढ़ती है और सेमीकंडक्टर्स की कम होती है और इंसुलेटर्स की चेंज ही नहीं होती। चेंज होगी भी तो वो इतनी अप्रिशिएबल चेंज होगा नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है। रेजिस्टिविटी इज इन 10 to the power 15, 10 to the power 6। वो थोड़ा बहुत चेंज भी होगा टेम्परेचर के साथ, पर फिर भी वो इंसुलेटर ही रहेगा, है ना। मान लो 10 to the power 15 में आपने 100 ऐड कर दिया, कुछ फर्क पड़ा? मुकेश अंबानी को जाके आप 100 रुपए का नोट पकड़ाओगे, कुछ फर्क पड़ेगा उसकी जिंदगी में? नहीं पड़ेगा। तो सिमिलरली टेम्परेचर से उनमें कोई अप्रिशिएबल चेंज नहीं आता है, ठीक है।
तो ऐसा आपको पता चलेगा किसके केस में, इंसुलेटर्स में। पहले भी बुद्धूराम थे, बाद में भी बुद्धूराम रह गए। तो पहले भी इंसुलेटर्स थे, बाद में भी इंसुलेटर ही रह गए, उनको कुछ उसके दिमाग में कुछ चमका ही नहीं। ठीक है, Yes, अब sir. सुनो। देखो यस सर बोल रहा है अमरजीत, कैमरा बंद कर लिया और यस सर बोल रहा है। अरे कैमरा ऑन करो तुम। सर बस 100 MB बच रखा हूँ। देखो साहिल का जज्बा देखो, साहिल को नींद आ रही है बट फिर भी वो टिका हुआ नहीं है सर कि नहीं है। जब तक फोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। देखा है आपने मूवी? ये डायलॉग तो कौन सा सुना सर? होगा ना। अरे माझी, माझी द माउंटेन मैन, किसने देखी है? नहीं देखी। उसमें डायलॉग होता है, दशरथ माझी होते हैं, एक मतलब एक है ना, दशरथ मांझी है। हाँ दशरथ माझी। क्या होता है कि उनकी वाइफ को कुछ भी, वो दूर दराज गांव में रहते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा ड्रॉ करके सिखाता हूँ, बताता हूँ। ये बेटा माउंटेन है, ठीक है। दशरथ माझी का विलेज इधर होता है, यहाँ पे उनका घर होता है और ये इधर रहते हैं। और इसके इधर जो है ना, पहाड़ के इधर होता है हॉस्पिटल। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि दशरथ माझी और इसकी वाइफ रहते रहते हैं, बहुत मस्त आराम से रहते हैं जीवन में। लेकिन वाइफ हो जाती है बीमार। तो क्या होता है कि उनको बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है और ये उसको हॉस्पिटल ले जाने लगता है। ठीक है, Yes, sir. गाँव होता है, गरीब होते हैं, बहुत पुअर होते हैं, तो उनके पास कुछ साधन नहीं होता। देयर इज नो पर्टिकुलर मीन्स, ना बाइक ना गाड़ी, कुछ ऐसा होता नहीं है। और दूसरा जो रास्ता होता है इधर से जाने का, वो बहुत लेंदी होता है। मतलब पहाड़ है तो पहाड़ में से डायरेक्ट रास्ता होता नहीं है, तो उनको पूरा क्रॉस करके लंबा रूट लेके तब हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, राइट। तो क्या होता है कि ये बीमार हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है, क्रिटिकली इल। तो दशरथ माझी क्या करते हैं, उनको उठा के और पहाड़ के थ्रू ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो लेकिन नहीं, पहाड़ के थ्रू नहीं, सॉरी, रास्ते के थ्रू लेके जाते हैं बैलगाड़ी में। तो लेकिन वो धीरे धीरे जाएगी बैलगाड़ी, तो वो रास्ते में एक्सपायर हो जाती है उनकी वाइफ। तो अब इस बंदे का पर्पस खत्म, दशरथ माझी अकेला बच गया और ये रास्ता बच गया और पहाड़ बच गया। तो और वाइफ चली गई। अब ये बंदा क्या करता है, ये अपना रूटीन बनाता है, जो भी काम करता है छोड़ देता है। ये इस घर को भी छोड़ देता है, पूरा छोड़ के, और इस पहाड़ के ऊपर रहने लग जाता है। और हर रोज सुबह उठता है, हर रोज हथौड़ी लेता है और तोड़ता है इसको, कि रास्ता निकाल दूंगा इस पहाड़ के थ्रू, राइट। हर रोज करता है ये। रोज सुबह पहाड़ को गालियां देता है, बोलता है कि तब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, मतलब तब तक तेरे को तोड़ नहीं दूंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं मैं। तो दशरथ माझी वाज सच अ माउंटेन मैन, और उसने सच में बहुत रास्ता तोड़ दिया इसका। ठीक है, बहुत सारा उसने अकेले ने तोड़ दिया। गांव वाले मजाक उड़ाते थे, अबे ये पहाड़ है, सदियों से खड़ा हुआ है, हजारों लाखों सालों से है, तू अकेला तोड़ेगा क्या इसको। तो उसका लाइफ का पर्पज यही था कि मुझे तोड़ना है, क्योंकि मुझे इस पहाड़ से बदला लेना है। इसने मेरे से वो छीन लिया जो मेरा था। तो वो पहाड़ को हर रोज तोड़ता है। ठीक है, हर रोज सुबह उठता है, कंसिस्टेंसी से लगा रहता है। लोग मजाक उड़ाते हैं, सब लोग उसको सोचते हैं कि ये क्या पागल हो गया है, बोलता है हाँ मैं पागल हो गया हूँ, तोड़ता है। फिर क्या होता है कि काफी सारा काम वो अकेला कर देता है। फिर एक बार शायद इंदिरा गांधी जी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो उनके वहाँ पे कहीं रैली होती है, तो वहाँ जाता है। वो बताता है कि देखो मैं इस काम में लगा हुआ हूँ, तो आप कुछ हेल्प हो जाए तो प्लीज़ करिए। वो बोल देती है कि हाँ हो जाएगी, फिर भूल जाती है। फिर एक बार फिर से ऐसा ही होता है। देन जो उसने काम किया होता, मेजोरिटी ऑफ द काम अकेले ने कर दिया था। उसके बाद गवर्नमेंट पिच इन करती है और वो रास्ता, उस पहाड़ को तोड़ के प्रॉपर रास्ता बनाया जाता है। और दिस इज ए रियल लाइफ स्टोरी ऑफ ए माउंटेन मैन। दशरथ माझी उनका नाम है। और जो ये रास्ता जब पूरा दिन लगता था जिस रास्ते से शहर में जाने के लिए, 1 घंटे में वो कवर हो जाता है। सर कहाँ की स्टोरी है? बेटा आप सर्च करना, दशरथ माझी सर्च करना इंटरनेट पे, आपको पूरा स्टोरी मिलेगा। दिस इज ए रियल लाइफ स्टोरी। यस सर, बिहार की है, अभी की तो है बिहार थोड़ी। की, बिहार की होगी। वो सर वो मूवी भी इसका ही है। हाँ मूवी भी अच्छी है, मूवी भी काफी इंस्पिरेशनल है, बहुत अच्छी है। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर आप कंसिस्टेंसी से कुछ भी करोगे ना यार, लोगों ने सच में इसी लाइफ में पहाड़ तोड़ा है यार, अनइमेजिनेबल टास्क अचीव किए हैं, समझो। एक और स्टोरी बताता हूँ आपको। आप मुझे एक बात बताओ, क्या कोई अंधा आदमी और जो पैरालाइज हो जाए, पैरालाइज भी हो गया और अंधा भी है, क्या वो माउंटेन्स चढ़ सकता है? नो सर, नहीं चढ़ सकता ना। इसके बारे में सर्च करना, द ओनली मैन, द फर्स्ट मैन टू क्लाइंब हाईएस्ट पीक्स इन ऑल द 7 कंटिनेंट्स। कौन था वो? 7 कंटिनेंट्स थे पहले, 7 कंटिनेंट में जो हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं, माउंट एवरेस्ट छोड़ो, माउंट एवरेस्ट इज वन ऑफ देम, 7 कंटिनेंट्स के जो हाईएस्ट माउंटेन पीक्स है उनको क्लाइंब करने वाला सबसे पहला आदमी कौन था?
ही वाज ए ब्लाइंड मैन। अंधा। तुम सर्च करना इंटरनेट पे, ठीक है। मैं स्टोरी अगर तुम्हें नहीं मिलती तो मुझे बताना, मैं सुना दूंगा, तुम्हें बता दूंगा। लेकिन सोचो कि अंधा आदमी जो एक बार उसका पैर टूट गया, पैरालाइज हो गया, चल नहीं पा रहा ढंग से, वो रिकवर करता है, वो फिर माउंटेन्स को, ऑल द 7 पीक्स को वो कवर करता है। अगर गुरमन्नत सर्च कर रहे हो तो नाम बता सकते हो आप मेरे को, क्या नाम है, मेरे को याद आ जाएगा, ठीक है। तो अब समझ आया तुम्हें? रिचर्ड बास लिखे हैं तो। पॉल करके है शायद, ये पता नहीं, रिचार्ड क्या पूरा बताना एक बार। रिचर्ड बास। मैं बता दूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद ये नाम नहीं है, कोई और है, ठीक है। तो अब देखो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी समझ आया। टेम्परेचर, हाउ द रेजिस्टिविटी चेंजेस विद टेम्परेचर, ये फॉर्मूला लिखो, रो टी रेजिस्टिविटी एट ए गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। शायद एरिक नाम है उनका। एरिक वही है में। हाँ हाँ, वेनहाइमर है, क्या है, जो भी है। तो ये जो है, और ये रियल लाइफ स्टोरीज हैं, एरिक ही है बेटा, एरिक ही नाम है इनका, ठीक है। 7 समिट्स इन्होंने किए थे पूरे। अब सोचो इन लोगों ने कर लिया, इनके पास भी तो वो ऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज ही थी ना, वही थे, और उनसे तो भगवान ने वो भी छीन लिया था कि चलो तुम्हें ब्लाइंड कर देते हैं, चलो तुम्हारा पैर भी तोड़ देते हैं, और फिर भी वो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर पाए। तो हमारे पास तो सब कुछ है यार। अगर हम किसी और को ब्लेम करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वी आर वीक, और आप वीक बने रहना चाहते हो कि स्ट्रॉन्ग बनना है ना अपने को। यस सर। भाई आज नहीं तो देखो, लाइफ तो सबको स्ट्रॉन्ग बना देती है, टाइम के साथ तो एवरीबॉडी बिकम स्ट्रॉन्ग, बट खुद के विलफुलनेस से हमें स्ट्रॉन्ग बनना है। बी मोटिवेटेड बाय योर ओन जर्नी, खुद से मोटिवेटेड रहो कि मैं तो ऐसा ही हूँ, ठीक है। और जब आप ऐसा लाइफ जियोगे ना, तो आप क्या करोगे, यू विल डू सर्विस टू द सोसाइटी ऑल्सो। आपको देख के बहुत लोग मोटिवेट होंगे, जैसे गुरमन्नत अभी अच्छे से पढ़ेंगी, तो इनके घर के आसपास जो और छोटी बच्चियां होंगी, वो इनसे इंस्पायर होगी ना कि दीदी तो ऐसे पढ़ती हैं, दीदी ने पढ़ाई की थी तो दीदी सेलेक्ट हो गई, है ना। तो इनके पीछे पीछे बहुत लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। साहिल को देख के इनके छोटे भाई बहन सब लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, पड़ोसी भी आएंगे इनके पास पूछने इनके पेरेंट्स से कि अच्छा हमें बता दो। तो ये चीज़ें है ना, आपका ऐसा ओरा होना चाहिए, आपका इतना वो होना चाहिए कि लोग आपको इंस्पिरेशन ट्रीट करने लगे। और ये बहुत ईजी है बेटा, बहुत ईजी है ना। तो पढ़ाई करा करो, मेहनत करा करो। अब देखो, रो टी इज इक्वल टू रो नोट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो अगर हमें मान लो टी नोट टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी दे दी कि रो नोट है, राइट, एंड वी आर एक्सपेक्टेड टू फाइंड आउट द रेजिस्टिविटी एट सम अननोन टेम्परेचर टी। तो हाउ कैन वी फाइंड आउट बेटा, रो नोट इंटू 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नोट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको लिख लेंगे, ठीक है। सिमिलरली द सेम फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी डिराइव्ड फॉर रेजिस्टेंस। इफ द रेजिस्टेंस इज प्रोवाइडेड एट सम रेफरेंस टेम्परेचर आर नोट, या टी नोट टेम्परेचर पे आर नोट रेजिस्टेंस था, तो टी टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टेंस होगा, वी कैन फाइंड आउट यूजिंग दिस फॉर्मूला, आर नोट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। या डेल्टा टी विल बी बेटा क्या होगा, डेल्टा टी टी माइनस टी नॉट। तो ये फॉर्मूला भी आप लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बेटा। तो जब अल्फा की वैल्यू भी बेटा हमने क्या किया, एक गिवन मटेरियल को एक डेफिनेट वैल्यू ऑफ अल्फा असाइन कर दी, ठीक है। तो डेफिनेट वैल्यू ऑफ अल्फा का मतलब है कि स्लोप विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। यस भाई, अल्फा कांस्टेंट का मतलब क्या है, अल्फा क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्लोप कांस्टेंट है, यानी अल्फा इज अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर सम मटेरियल। तो इसका मतलब ये जो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का प्लॉट है वो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, बट इसके भी खुद के लिमिटेशन है, कभी कभी मटेरियल नॉन लीनियरिटी फॉलो करता है। तो लेकिन अगर वो होगा तो क्वेश्चन में दिया होगा, और दिया होगा तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, है ना, ग्राफ के अकॉर्डिंग। अगर नहीं दिया होगा, मान लो ग्राफ ऐसा दे देता है
तो यू कैन फाइंड आउट ना, फिर आप क्या कर सकते हो, डेटा पॉइंट लेके आप कर सकते हो कि अच्छा 50 पे इतना रेजिस्टिविटी, 100 पे इतना, तो वी कैन कैलकुलेट अकॉर्डिंगली, ठीक है। सर उस स्ट्रेट पर्टिकुलर लाइन क्यों होगा? बेटा देखो स्ट्रेट लाइन क्यों होगा, ये देखो r इज इक्वल टू आर नोट प्लस एल्फा डेल्टा टी, इस इक्वेशन को हम एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। या फिर रो टी इज इक्वल टू रो नोट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, यही था, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड में करूं राइट साइड वाले को, तो क्या लिखूंगा, रो नोट इंटू 1 तो रो नोट आ गया, प्लस एल्फा रो नोट इंटू डेल्टा टी, ठीक है बेटा। Yes, इसको sir. इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करो, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, ठीक है। Yes, sir. रो नोट आपका कांस्टेंट है, सी जो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, ठीक है, और एल्फा जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। Yes, sir. तो अगर कांस्टेंट स्लोप होगा वेरिएबल और क्या बोलते हैं इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल के बीच में, तो अल्फा कांस्टेंट रहेगा, जस्ट लाइक एम कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए हमारा क्या स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। बट अगर कभी नहीं दिया हो क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, पॉइंट P1 और P2 को, मान लो हमें P1 और P2 के बीच में निकालना है, बोलता है कि टेम्परेचर 50 पे और 100 पे है, और इन बिटवीन पूछ लेता है 75 पे बताओ, और नॉन लीनियर है, तो फिर उस केस में हम जनरली क्या करते हैं कि यार एटलीस्ट वी कैन अज्यूम इट लीनियर इन बिटवीन, है ना, हम लोग इसको बीच में लीनियर अज्यूम कर लेंगे कि ठीक है ये स्ट्रेट लाइन है पर डेविएशन थोड़ा बहुत आ रहा है, तो फिर अकॉर्डिंगली निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि रेजिस्टिविटी एट 50 इज 0.05, रेजिस्टिविटी एट 100 इज 0.15, तो फिर कितना आएगा 75 पे, तो 75 पे कितना आएगा सर, 0.15 माइनस 0.05 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो कि 75 इनका मीन पॉइंट आएगा ना, मिड पॉइंट 100 और 50 का, तो बीच वाला जो वैल्यू रहेगा वो निकाल सकते हैं। अदरवाइज फॉर्मूला में भी लगाओगे तो रो नोट की जगह आप 0.05 ले लो, रो की जगह ये ले लो, और टेम्परेचर डेल्टा टी इज 50, तो वो वहाँ से निकल आएगा, ठीक है। 50 नहीं लेंगे, रेफरेंस टेम्परेचर में टी माइनस टी नोट लेंगे ना, तो टी नोट इज 50 और टी की जगह 75 रखोगे, तो डेल्टा टी 25 आ जाएगा। 50 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लीनियर स्लोप, और कितना दूर जा रहे हैं वो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो T100 नहीं लेना है, टी हायर नहीं लेंगे ना, हमें टी हायर तो हमने स्लोप निकालने के लिए यूज कर लिया ना, अल्फा निकालने के लिए। अल्फा कैसे आएगा, अभी रुक जाओ, एक क्वेश्चन कराऊंगा उसमें 2 बार सेम फॉर्मूला यूज होगा, तब समझ आएगा, ठीक है। तो नॉन लीनियर दिया होगा तो हम ऐसे पॉइंट लेके कर सकते हैं, और नहीं तो अल्फा वैल्यू दिया होगा, ठीक है। ठीक है, कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जिसमें ऑलरेडी मतलब कि टेम्परेचर जो होगा 0 पे भी कुछ रेजिस्टिविटी होगी, है ना, तो वो ये वेरिएशंस हैं जो आप अकॉर्डिंग टू प्लॉट कर सकते हो। रेयर है ऐसा क्वेश्चन आना, बहुत रेयर है, आ जाता है तो प्लॉट पे आपको क्या करना है, ग्राफ का आपको बताया था ना M1D में, कि ग्राफ को बस डेटा पॉइंट से चलाते जाओ, तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। ग्राफ के आप 20-30 क्वेश्चन कर लोगे तो ये ग्राफ वगैरह ना दुख देना बंद कर देंगे कि रो क्या है, अच्छा इसमें डेटा पॉइंट ऐसे पॉइंट करते हैं, बस हो जाएगा। नहीं तो अदरवाइज वी नो कि अल्फा क्या होता है, ठीक है। अब ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको दिया, इसको ट्राई टू फाइंड आउट मी कैलकुलेट द टेम्परेचर व्हेन द थर्मोमीटर इज डिप्ड इनटू दिस न्यू टेम्परेचर। एक बार पढ़ के बता देता हूँ तो आप लोगों को समझ आ जाएगा जिनको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर ऑफ अ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट इज 5 ohms, at steam point it is 5.5 ohms. What is the thermometer, what is the क्या लिखा है, अच्छा, when the thermometer is inserted in the hot bath the resistance of the platinum wire is 5.2 ohms. तो क्या है बेटा, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एक डिवाइस है, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एक थर्मोमीटर है, टाइप ऑफ थर्मोमीटर। क्यों है, क्योंकि उसमें एक प्लेटिनम मेटल का वायर लगा होता है, उस मेटल वायर का जो टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, तो रेजिस्टेंस से आप टेम्परेचर एस्टिमेट कर लेते हो, ठीक है। तो जब उस वायर को आइस पॉइंट पे डिप किया जाएगा, आइस पॉइंट पे टच कराया जाएगा, तो 5 ohms का रेजिस्टेंस मिलेगा आपको। मतलब क्या हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या मिल रहा है आपको, 5 ohms का रेजिस्टेंस। जब इसको स्टीम पॉइंट पे लगाया जाएगा उसी वायर को, तो 5.5 ohms का रेजिस्टेंस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे 5.5 ohms। अब इस थर्मामीटर को किसी टी टेम्परेचर पे, हॉट बाथ यानी हॉट वाटर में डिप किया गया, तो वहां पे रेजिस्टेंस मिला 5.2 ohms। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ दैट हॉट बाथ वाटर, ठीक है, ये करना है, करो। फॉर्मूला आपको ऊपर लिखा है,
जैसे ही आ जाएगा आंसर हैंड रेज करना। सर -10 डिग्री सेल्सियस। गुरमन्नत क्या है आंसर? सर 40 डिग्री सेल्सियस। अच्छा -10 किसका आया है? अमरजीत का। एक बात बताओ बेटा, क्या टेम्परेचर इन दोनों के बीच में आएगा? क्योंकि रेजिस्टेंस भी बीच में आ रहा है यार। अरे यार सुनो, देखो प्लॉट जो होता है स्ट्रेट लाइन का आप लोग सुनते नहीं हो। एक बात बताओ, देखो अगर मैं अगर मैं मुझे 2 पॉइंट मिल गए, देखो अगर टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का मैं प्लॉट करूं बेटा, तो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का आपको बताया था ना कि स्ट्रेट लाइन प्लॉट आएगा, बिकॉज अल्फा इज कांस्टेंट, है ना। तो स्ट्रेट लाइन प्लॉट आएगा। तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे रखता हूँ टेम्परेचर को और वाई एक्सिस पे रेजिस्टेंस को रखता हूँ, और टेम्परेचर T1 है 0 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर T2 है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब जो प्लॉट आएगा बेटा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, मान लो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो टेम्परेचर 0 डिग्री पे ये आ गया, मान लो कितना है रेजिस्टेंस 0 पे कितना आया है 5 ओम, और 100 पे कितना आ गया, 100 पे आएगा 5.5 ओम। 5.5। अब मुझे बताओ कि जो हॉट बात है, वाटर का जो टेम्परेचर है, हॉट बात स्टीम और आइस के बीच ही होगा। यस सर। यस सर। यस तो सर। अगर टेम्परेचर की रीडिंग इसके बीच में आ रही है कहीं, तो इसका मतलब अपने पास रेजिस्टेंस की रीडिंग भी तो इनके बीच में ही आएगी। या फिर अगर छोड़ो, हमें तो रेजिस्टेंस दे रखा है, हमें रेजिस्टेंस कितना दिया है 5.2 ओम्स, तो 5.2 ओम्स का मान लो पॉइंट ये है 5.2, तो 5.2 की जो वैल्यू आएगी, क्या वो 0 और 100 के बीच ही आएगी? यस सर। ठीक है। अगर ये यस दूसरी आ सर। सकती थी, 0 और 100 से बाहर आ सकती थी, ये वैल्यू कब आती, कब आती बेटा बताओ? जब ये 5.5 से बड़ी होती। 5.5 से बड़ी होती है या फिर 5.5 से बड़ी होती तब तो आई जाएगी। अगर ये प्लॉट आपका ऐसा ना हो कि येलो कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये प्लॉट आपका मान लो कुछ ऐसे रैंडम होता और ये डिक्रीज कर रहा होता बाद में, है ना, स्ट्रेट लाइन ना होता, तो फिर हाँ आप सर। बोलते कि अच्छा सर 5.2 पे 2 रीडिंग आएगी, एक तो पहले इनिशियली इधर आएगी, लेकिन ये दूसरी इधर बाहर भी आ सकती है, जो कि 100 डिग्री के बाद ये टेम्परेचर डिप कर रहा है ना। हमारा अजम्पशन है अल्फा यानी स्लोप इज कांस्टेंट। तो अब ये क्या हुआ, ऐसे रोटेट हो गया, तो क्या मतलब बोलेंगे बेटा कि ये पॉसिबल नहीं है। तो जो आप बता रहे हो -10 या फिर 100 से ऊपर की वैल्यू या 0 से नीचे की वैल्यू, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कांस्टेंट अल्फा है। तो अब बताओ कि आंसर आया गुरमन्नत का कितना आया 40, यस सर। तो इसको बोल देते हैं अभी के लिए 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अभी जिनका नहीं हुआ है वो कैलकुलेट करो। अरे सीधा फॉर्मूला में रखो, जो ऊपर फॉर्मूला है R0 कितना है, T कितना है, डेल्टा T कितना है, इसको कैलकुलेट करो, ठीक है। और 40 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है बेटा, अच्छा बात। सर जो फाइनल रेजिस्टेंस होगी वो हमेशा ग्रेटर होती है देन इनिशियल रेजिस्टेंस। नहीं, कम भी हो सकती है बेटा, डेल्टा T नेगेटिव आ जाएगा ना भाई, आपका रेफरेंस टेम्परेचर अगर कम है तो डेल्टा T की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। सर ये स्लोप से नहीं होगा। क्या स्लोप से हो जाएगा? हो जाएगा बेटा, होने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस करो आप लोग। अभी पूरा समझा दिया, इसके बाद समझ नहीं आ रहा तो फिर गड़बड़ है भाई।
फिर अभी मैंने देखा था कुछ बच्चों का है ना एनालिसिस देखा था, जो आपने 12th में का पेपर दिया था, उसमें बहुत सारे बच्चों को कैलकुलस में, बेसिक मैथमेटिक्स में इतना दिक्कत है, क्या बताएं कितना दिक्कत है ना। तो तब तक वही नहीं सुलझेगा तो फिजिक्स कैसे पढ़ोगे रे। सर तो वो 11th के स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम था, अभी तो ठीक है। अभी भी दिक्कत है बेटा, कैलकुलस के क्वेश्चन अगर डिफरेंशियल कुछ बच्चों को दिखता है वो छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। साहिल आया समझ। हाँ इस बेटा क्या करेंगे, देखो पहले तो फॉर्मूला से करके दिखाता हूँ, फिर हम प्रोसेस जो मैंने लीनियर प्लॉट दिखाया ना उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। देखिए आर टी क्या है, जहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी 5.2 ओम्स। ठीक है, मुझे टेम्परेचर नहीं पता बट मुझे रेजिस्टेंस पता है। ठीक है, रेफरेंस टेम्परेचर में 0 डिग्री सेल्सियस को ले लेता हूँ, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम्स। 1 प्लस एल्फा, एल्फा की वैल्यू क्या है नहीं पता, कैलकुलेट कोई करने दिक्कत नहीं, पड़ेगा। कैलकुलेट करनी है। टेम्परेचर ये भी नहीं पता, रेफरेंस टेम्परेचर 5 ओम पे कितना था 0, तो यहाँ से मुझे अल्फा पता चल जाएगा। ठीक है, अल्फा और टी के बीच में एक इक्वेशन आ जाएगा, यानी मैं क्या करता हूँ इसको अल्फा के टर्म्स में फॉर्मुलेट कर लेता हूँ कि अल्फा इज इक्वल टू 5.2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1, है ना, कुछ करके अल्फा को कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद अच्छा वैल्यूज ना रखें तो और इजी हो जाता है, क्योंकि हम वैल्यूज को काट सकते हैं, राइट। तो यहाँ से अगर अल्फा मैं ऊपर वाले इक्वेशन से अल्फा निकालूंगा तो वो और आसान हो जाएगा। इसको ऐसे वैल्यूज ना रख के डायरेक्टली मैं अगर ऊपर वाले इक्वेशन से अल्फा निकालना चाहूँ तो क्या करेंगे, अल्फा विल बी इक्वल्स टू आर टी डिवाइडेड बाई आर नोट माइनस 1। ठीक है, ये आ गया, और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, तो यानी डेल्टा टी इंटू आर नोट, और ये ऊपर आर नोट माइनस का हो जाएगा, आर टी माइनस आर नोट डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इंटू आर नोट। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी अल्फा की, रेफरेंस टेम्परेचर माइनस आर नोट ये, और नीचे आएगा आपका आर नोट और डेल्टा टी, ये आ गया अल्फा। ठीक है, एक बार इसको लगाओ 0 और टेम्परेचर टी के बीच में, एक बार टेम्परेचर टी और 100 के बीच में, दो इक्वेशन दो अननोन, आपको टी भी पता चल जाएगा और अल्फा भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे लगाया हुआ है मैंने, ये आपको 0 डिग्री पे 5 ओम, 100 पे 5.5, रेजिस्टेंस एट सम टेम्परेचर टी गिवन है, यहाँ पे टी निकालना है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व किया बेटा तो ये वो इक्वेशन आ गई जो मैंने आपको बताई थी, R100 माइनस R0 अपॉन 100 माइनस, यहाँ पे डेल्टा टी की जगह 100 माइनस 0 आ गया। ठीक है, और रेफरेंस टेम्परेचर R नोट था तो अल्फा आ गया यहाँ से। दूसरा इक्वेशन कैसे जनरेट होगा, टेम्परेचर RT और R0, 0 और T के बीच में, तो ये वो जो इक्वेशन है यहाँ से आपका आ गया T इंटू R0, T माइनस 0 तो डेल्टा टी की वैल्यू T आ गई। इसको कैलकुलेट किया, दोनों अल्फा को इक्वेट कर रहे हैं, अल्फा ये भी अल्फा, दोनों को इक्वेट कर दिया तो अल्फा आउट ऑफ पिक्चर हो गया, केवल एक अननोन बचेगा जो कि आपका टी है। रेफरेंस R100 आपको पता है 5.5 है, R0 पता है 5 है, रेफरेंस टेम्परेचर टी पे रेजिस्टेंस 5.2 है, R0 5 है, ये 100 इंटू आर नोट था, ये वैल्यू पुट करी, केवल टी अननोन बच गया, तो टी आपका क्या आएगा 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो आ गया इक्वेशन से, लेकिन अगर हम इसको, जब मैंने आपको प्लॉट ऐसे बता दिया था कि भाई लीनियर ही होता है, अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता, लीनियर होता है, तो 0 डिग्री पे 5 ओम है, ठीक है बेटा, 100 डिग्री पे 5.5 है, तो लीनियरली इंक्रीज करेगा ना यार, लीनियरली इंक्रीज, तो कितना बढ़ा, टोटल कितना बढ़ा था, 5 से बढ़ के कितना हुआ था 5.5, तो टोटल इंक्रीज कितना है 0.5 ओम का जो है आपका टोटल इंक्रीज है, तो कितने टेम्परेचर चेंज में है 100 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस में। 1 डिग्री पे कितना बढ़ेगा 0.5 by 100, 0.5 बाई 100, एक डिग्री पे 0.5 बाई 100, और टोटल बढ़ा कितना है 0.2, है ना, 0.2 बढ़ा है, तो कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा भाई, 1 डिग्री में इतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और टोटल रेजिस्टेंस बढ़ा है 0.2, तो 0.2 को डिवाइड कर दो कि 1 डिग्री में जितना इंक्रीज आया, तो आपको मिल जाएगा हाउ मेनी डिग्रीज टेम्परेचर विल इंक्रीज, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 100, ठीक है, ये 100 ऊपर चला जाएगा ना, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.2
डिवाइडेड बाय 0.5 और जो डिवाइडेड बाय 100 था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आया बेटा फिर आंसर आपका 0.2। ये कितना इंक्रीज हुआ आपका 40 इंक्रीज हो गया। तो ये डेल्टा टी आया है अभी, लेकिन हमारा कोइंसिडेंटली ये 0 था रेफरेंस टेम्परेचर। तो डेल्टा टी जब आएगा 40 तो 0 प्लस डेल्टा टी 40 तो 40 आ गया 40 डिग्री से। ठीक है, समझ गए? सर अगर ये 1 का था 0.5/100 तो 0.2 मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए था किससे? 0.5/100 से? नहीं, वो टेम्परेचर इंक्रीज है बेटा कि 1 डिग्री रेजिस्टेंस इंक्रीज इन 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर। तो टोटल इंक्रीज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय 1 डिग्री में कितना इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस। ठीक है सर, ओके। तो देखो अगर यूनिट भी मैच करो तो ऊपर क्या है ओम है, ये भी ओम है और ये टी है नीचे, तो टी ऊपर आना चाहिए ना, हमें टेम्परेचर निकालना है। तो अब तुम्हें समझ आ गया। अब एक काम करो, जिनसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ था ये वाला क्वेश्चन, ये वाला करो। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया, आपको रेजिस्टेंस निकालना है। पिछले में रेजिस्टेंस दिया था, टेम्परेचर निकालना था, या टेम्परेचर दिया रेजिस्टेंस, सेम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, सॉल्व इट। सर डन। क्या है आंसर बेटा? 5.979। चलो आंसर देख लेते हैं कितना है, 5.97, राइट, शाबाश। बाकी सब भी करो भाई, करो भाई, यही फायदा होता है। देखो गुरमन ने तब सिंसियरली पढ़ रही है ना कैमरा ऑन करके, और सब लोग पता नहीं क्या कर रहे हो, मुझे दिख नहीं रहे हो। पढ़ाई नहीं करोगे तो स्कोर भी नहीं होगा बेटा। ऐसे कैमरा ऑन करके आराम से बैठो तो दिखते रहोगे, और पढ़ते रहोगे तो टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। फिर आप लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा कि अरे हाँ मेरा कुछ तो हो रहा है, टेस्ट तो अच्छे हो रहे हैं, प्रिपरेशन हो रहा है। ठीक है, करो। गुरमन्नत आप नोट्स रिवाइज कर लो बेटा, तब तक पीछे जो लिखा हुआ है पुराने चैप्टर को पढ़ लो, टाइम वेस्ट मत करो। इलेक्ट्रोस्टैट्स को पढ़ लो। 1 सेकंड से मैं नोट्स लेके। एटलीस्ट हम 1.5 घंटा बैठे साथ में, तो 1.5 घंटा तो हम पढ़ाई करें अच्छे से। 1.5 घंटा तो फिजिक्स को दें, है ना। तो कल से यार नेक्स्ट क्लास से, अभी देखो हमारा बैच स्ट्रेंथ छोटा सा है, अभी और बच्चे भी ज्वाइन करने वाले हैं हमें, बट हम लोग ये हैबिट बना लेते हैं कि कैमरा ऑन रखेंगे। ठीक है, तो अच्छा है, क्या फ़र्क पड़ता है, 1 GB डेटा एक्स्ट्रा लग जाएगा, बट उससे आपका फ्यूचर भी तो अच्छा हो रहा है ना।
और बिलीव मी, जो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं ना बेटा, वो सेलेक्ट हो जाते हैं। मैंने खूब देखे हैं, अपने रिलेटिव्स में भी देखे हैं। जो बच्चे सिंसियरली पढ़ रहे थे ना, कितना भी वीक थे वो सेलेक्ट हो गए यार, एनआईटी मिल गया उनको आराम से। लास्ट टाइम 2 बच्चे थे मेरे पास, मतलब ऐसे अवंती में नहीं थे बट स्टूडेंट्स थे, सॉर्ट ऑफ गाइडेंस में उनको करता था। एक बच्चा सेलेक्ट हुआ है एनआईटी कुरुक्षेत्र में, ठीक है, उसको ब्रांच मिला ईसीई। और एक बच्चा सेलेक्ट हुआ है वाई में, उसको ब्रांच मिला है कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अब वो लोग 4 साल पढ़ेंगे, मस्त एकदम बढ़िया सेलेक्ट हो जाएंगे, क्या दिक्कत है। यस सर, मेरा भी आंसर आ गया। आ गया 5.97। नहीं सर, 4.314। बाकी लोग अनुष्का, राजेश, गौरव क्या कर रहे हो? देखो स्टार्टिंग में होता है, जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट नहीं होती है तो हमारी गलतियां होती हैं। बट व्हेन व्हेन वी आर इनटू हैबिट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस तो वही है ना बेटा, थोड़ा सा कंसेप्ट, थोड़ा सा फॉर्मूला और हो गया। चैप्टर बदलता रहेगा बट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस थोड़ी बदलेगा। तो हम लोगों को शुरू में हेजिटेशन होगी, शुरू में क्वेश्चंस गलत भी होंगे, बट वो इवेंचुअली ठीक हो जाता है। विद प्रैक्टिस एंड डेडिकेशन आपका चीज़ें सही हो जाती हैं टाइम के साथ। तो हम लोगों को वही करना है। अब जिन बच्चों का आंसर गलत आया, एक बार इस सॉल्यूशन को देखो, एग्जैक्टली सेम सॉल्यूशन है। लास्ट स्टेप में यहाँ पे, वहाँ पे आर टी का वैल्यू दिया था और हमें टी का वैल्यू निकालना था, ठीक है। यहाँ टी का वैल्यू दिया है और आर टी का वैल्यू निकालना है। देखो इस सॉल्यूशन को बेटा, एग्जैक्टली सेम स्टेप्स हैं। मैंने भी ऐसे ही किया। देखो कहाँ गलती हुई है, एक बार चेक करो। साहिल डिस्कनेक्ट हो गए हैं। कि मैंने चिल्ड रखा था पानी, बिल्कुल अभी गर्म हो चुका है, बिल्कुल 1 घंटे में। उर्मन ठीक है। अमरजीत समझ आई गलती कहाँ किया? हो गया सर, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। अमरजीत आपको हुआ रेक्टिफाई? राजेश, गौरव क्या कर रहे हो? देखो मैं कैमरा ऑन करा लूंगा बेटा, फिर मेरे को बोलना कि अंधेरा हो रखा है, मैंने बाल नहीं भाए, बाल ठीक नहीं है मेरे सर, मैं तो, मेरे यहाँ पे युद्ध चल रहा है सर, लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो आप पीछे गोलियां चल रही हैं, आप प्लीज कैमरा ऑन मत कर, ऐसा मत करो यार। हाँ सर बिल्कुल लाइट कट रखी देखो। कोई बात नहीं, लाइट मेरे यहाँ भी कटती है, मैं गर्मी में बैठ के पढ़ाता हूँ तुम्हें, जिस सोफा पे बैठता हूँ गीला हो जाता है बिल्कुल, पसीने इतने आते हैं। तो तुम भी करो यार मेहनत। बताओ मुझे इंजीनियरिंग करनी है अभी कि आप लोगों को करनी है? हमें। तो फिर मेहनत किसकी ज्यादा जरूरी है, मेरी कि आपकी? हमारी। जब मैं बैठ के पढ़ा सकता हूँ गर्मी में, तो आप पढ़ नहीं सकते? यस सर, ठीक है। फिर लगे रहो, क्या आ दिक्कत गई सर, लाइट आ गई देखो आपकी बात बोल के। देखो देखो यार, हाँ दिल साफ है ना हमारा, तो दिल साफ है, उम्मीदें साफ है, तो सब सही होगा। कुछ बच्चे हैं, देखो गौरव अभी बात ही नहीं कर रहा, राजेश भी बात नहीं कर रहा, कहाँ जाओगे इतना एटीट्यूड लेके? ये तो तो मैं लाइट ये तो मैं हूँ जो तुम्हारा एटीट्यूड झेल जाता हूँ, दुनिया नहीं झेलेगी बेटा। दुनिया तुम्हें 10,000 की नौकरी देगी अगर नहीं पढ़ाई करे तो, 10,000 रुपये, और जान ले लेगी। तुम लोगों को पता है, कभी पेट्रोल डलाए हो गाड़ी स्कूटी में किसी में? डलाए हो? यस सर। तो जो पेट्रोल पंप पे जो तेल भरता है उसकी सैलरी कितनी होती है? 8,000 रुपये, 10,000 रुपये। कभी फल सब्जियां खरीदे हो? मतलब सब लोग होते हैं, मेरे पेरेंट्स भी फार्मर्स हैं, ठीक है। तो कभी सब्जियां खरीदो, जो सब्जी पे रेडी पे सब्जियां बेचता है वो कितना कमाता है? 15-20 हज़ार रुपये महीना, है ना। लेकिन पूरा दिन मेहनत करता है, धूप में जाता है, पूरा दिन बोलता है सब्जी ले लो, ये कर लो। पेट्रोल पंप वाला 8-10 हज़ार रुपये कमाता है, पूरे दिन कोई भी गाड़ी आएगी गर्मी में उसमें पेट्रोल भरेगा। तो 10,000 रुपये के लिए दुनिया जान ले लेती है बेटा।
है ना, सर समझे? इधर तो वड़ा पाव वाले 1 डॉलर आराम से कमा अब वो सकते बेटा वो कोई एक दो बंदे होते हैं, उसको हाइप मिलता है। जब एक्चुअली पूछो, मेरे यहाँ भी होता है, मैं बहुत लोगों से पूछ लेता हूँ, तो जो यहाँ मेरे यहाँ गोलगप्पे की रेडी लगाता है, वो तो 10-15 हज़ार रुपये कमाता है, 15 हज़ार कमाता होगा सारे खर्चे काट के, है ना। तो ऐसा होता है भाई, दुनिया 10-15 हज़ार रुपए के लिए जान ले लेती है, तो बेहतर है कि अपनी जान को बचाओ, है ना। नन्ही सी जान है तुम्हारी, पढ़ लो अच्छे कुछ, बेटा कुछ पढ़ाई, वो डायलॉग है ना, पढ़ाई वढ़ाई करो, कुछ IAS वाईएएस बनो, कुछ करके दिखाओ यार, है। तो इसलिए ये चीजें अब कल आगे से नहीं चलेंगी कि सर कैमरा ऑन नहीं हो रहा, सर मेरे तो लाइट नहीं आ रही, सर ये नहीं। अरे तुम अंधेरा दिखाओ यार मुझे, तुम अंधेरा दिखाओ, मुझे नहीं देखनी तुम्हारी शक्ल। फोन की ब्राइटनेस में कुछ तो दिखेगा कि कोई तो बैठा हुआ है सामने, उतना ही काफी है। यस सर। ठीक है, चलो अब हमारे क्वेश्चंस हो गए बेटा इस वाले। अब बढ़ते हैं, एक आपको ना शीट कराऊंगा मैं, जिसमें हमें क्वेश्चंस करने हैं। ये वाली आई थिंक ये सॉल्व है क्या, हाँ ये वाली। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो जी। यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला लिखवाया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, मैंने क्या लिखवाया था, I इज इक्वल टू NEA VD, I इज इक्वल टू NA इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। बाकी दूसरा फॉर्मूला क्या यूज हो सकता है यहाँ पे बेटा दूसरा फॉर्मूला हो सकता है I इज इक्वल टू Q/T, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये सब यूज होंगे कंसेप्ट। और स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा हैंड रेज कर लेंगे, फिर मैं आपसे एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। 5 क्वेश्चन है, डेडिकेटेडली अपना नोटबुक उठाओ और सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए है अभी, और सब बच्चे करेंगे। गौरव, राजेश, आप लोग तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। गौरव क्लास में हो बेटा? राजेश यस सर। है ना? गौरव आप हो? हाँ तो करो भाई, क्वेश्चन करो। और अगर ऐसा भी हो रहा है ना कि घर पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, सबके घर होती है लड़ाई, मेरे मम्मी पापा से ज़्यादा लड़ाई कोई करता नहीं है, ठीक है। और बता रहा हूँ सबके घर में होती हैं। तो तुम्हारा क्या काम है भाई, ऐसा कोना ढूंढ लो, चाहे पंखा हो या ना हो, बट शांति हो, है ना, वहाँ बैठ के पढ़ लो। फिर रात भर सोना पंखे में, कूलर की हवा में, क्या दिक्कत है? मेरे यहाँ भी लाइट नहीं है, जब से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ लाइट है नहीं। सर सी पहले का। क्या गया?
पहले का सी। और मन्नत क्या है बेटा? सर बी ऑप्शन। बी इज द राइट आंसर बेटा, ऑप्शन बी इज द सर बी राइट। आ रहा है। बी आ रहा है ना? देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। A copper wire of length 1 meter and radius 1 mm is joined in series with an iron wire of length 2 meter and radius 3 mm। तो आपको आयरन वायर का रेडियस दे दिया और कॉपर वायर का, ये सीरीज में जोड़ दिए गए। सीरीज में जोड़ने का मतलब क्या है बेटा? एक वायर जुड़ा है और उसके जस्ट सामने दूसरा वायर जोड़ दिया गया, ठीक है। अब इन दोनों का आपको क्या दिया है? रेडियस दे दिया, ठीक है। और पूछ रहा है द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटीज। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था बेटा? J इज इक्वल टू आई बाई ए। तो अब मुझे इनका रेशियो निकालना है, मुझे J1 बाय J2 निकालना है। आयरन को मैंने 1 बोल, कॉपर को 1 बोल दिया, आयरन को 2 बोल दिया, ठीक है। अब देखो मैं J इज इक्वल टू आई बाई, सीरीज में क्या रहता है? करंट है ना बराबर, जो इधर से करंट जाएगा वही इधर से जाएगा, ठीक है। तो दोनों का करंट बराबर है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि J1 बाई J2 इज इक्वल टू आई बाई A1 डिवाइडेड बाई आई बाई A2, क्योंकि दोनों का करंट बराबर है। इसको सोल्व करोगे तो A2 बाई A1 आ जाएगा, इज इक्वल टू A2 क्या है बेटा? डायमीटर क्या दे रखा है मुझे? रेडियस दे रखा है। तो अगर ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है तो पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई R1 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R2 कितना दे रखा है? 3 mm। R1 क्या दे रखा है? 1 mm। तो ये क्या आएगा? 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, क्या आएगा? 9 बाय 1। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सर बस एरिया उसका लेना है क्या? मैंने पूरे का वो निकाल दिया, कर्व सरफेस एरिया। कर्व्ड क्यों निकालोगे? करंट तो क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है बेटा। एरिया कौन सा लेते हैं? आपको जब कंडक्टर ड्रॉ किया था मैंने, तो कौन सा एरिया लिया था यार? सर आप समझ में आ गया वो, ये वाला। पर भूल गया था थोड़ा। हाँ याद रखो। देखो अभी तुम कैमरा ऑफ रखते तो ये क्वेश्चन भी नहीं करते तुम बोलते अरे ठीक है, कब 9:30 बजेंगे, कब सर हमारी जान छोड़ेंगे, है ना। भाई सर जान छोड़ेंगे नहीं बेटा, फ़ोन मिलाएंगे तुम्हारे पास। अभी तक तो मैं ही फ़ोन कर लूँगा, तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर लूँगा। और यकीन मानना, अगर एक बार मैंने बात कर ली ना बेटा, तुम तो सामने से कैमरा ऑन करके आओगे, गुड मॉर्निंग बोलोगे, सर आ गए हम, बताओ क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करो। सर इतना अनुष्का तो राजेश, बोलिए। अनुष्का राजेश हो गया? अभी ड्रॉप किसने किया? गौरव चला। ऑप्शन आया बोला था ना। गौरव, ठीक है, गौरव एंड साहिल। गौरव और साहिल का नाम लिख लेता हूँ, ये लोग चले गए ना पहले ही। अब इनका सर मैं 2 मिनट में वापस ज्वाइन करती हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। कोई बात नहीं, कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रिफ्ट स्पीड कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है, I इज इक्वल टू NE A इंटू BD। आगे बेटा आंसर कौन? मन्नत। यस सर। ठीक है, अभी इनको अमरजीत को, अनुष्का को और करने देते हैं, फिर आपसे पूछेंगे क्या आंसर है, ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, अभी रुक जाओ, कोई नहीं, फिर आप खाली बैठे रहोगे। डीप ब्रीदिंग कर लो तब तक, अनुलोम विलोम प्राणायाम। करते हो? योगा करते हो बेटा? योगा कर लो, चेहरा चमक जाएगा तुम्हारा, एकदम दिखेगा कि हाँ कोई ज्ञानी आदमी आया है ना। सवाल करोगे, दिमाग से काम लोगे, योगा करोगे तो आप चमक जाओगे। योगा से शांति बनती है, दिमाग, दिल दिमाग सब शांत रहता है। तो खाली टाइम मिले क्लास में, जैसे अभी कैमरा ऑन करके आया, तो स्टार्ट कर दो, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अपना एकदम अनुलोम विलोम शुरू करो, बढ़िया डीप ब्रीदिंग शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें किससे डरना है यार? हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं तो खुद ही कर सकता हूँ। देखो आराम से बैठो, आराम से ऐसे, मैं तो खुद की क्लास में करने लग जाता हूँ भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे होता है ना कि आई डोंट गिव टू एनीबॉडी, मैं किसी को ज़्यादा भाव देता नहीं हूँ, तो उसमें गुस्सा दिखाना जरूरी नहीं है।
अरे ठीक है भाई, तुम लोग जो कर रहे हो करते हो, मैं वो करूँगा जो मेरा मन करेगा, है ना। कर लो, फॉर्मूला रिवाइज करने तो कर लो, योगा करना है तो कर लो, फिर थर्ड क्वेश्चन करेंगे। और जो क्वेश्चन कर रहे हो क्वेश्चन करो सब लोग। हम्म। सर बी होगा शायद आंसर। सही है बेटा। गुरमन्नत आपका क्या आया? क्या आया गुरमन्नत? म्यूट पे हो बेटा आप। गुरमन्नत म्यूट पे हो। आंसर क्या आया? गुरमन्नत ने ध्यान लगा लिया है, कहने सर अब आपको भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। मैं बोल रहा हूँ आप म्यूट पे हो। क्या आंसर आया बेटा? 5 into 10 की पावर माइनस 5 into 10 to the ऑप्शन बी आया ना, ऑप्शन बी। yes sir. यस ठीक है, तो क्या दिया था? कंडक्टिंग वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज दिस मैनी चार्ज कैरियर्स इफ द वायर कैरीज ए करंट ऑफ 20 मिली एम्प्स द ड्रिफ्ट स्पीड इज। तो मुझे फॉर्मूला पता है भाई, आई इज इक्वल टू एन ई एवीडी। ए इंटू NEA. वी डी। ठीक है, अब एन क्या होता है? फ्री चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स की संख्या दे दी, एन के वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, राइट। ई हमें पता है चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहे हैं, Yes sir. राइट। और करंट आपको दे रखा है 20 मिली एम्पियर्स, मतलब 20 इंटू 10 टू द पावर -3। और वी डी कैलकुलेट करना है, तो वी डी कैन इजिली भी कैलकुलेटेड बाई वी डी। क्या आएगा? वी डी आएगा करंट डिवाइडेड बाई 24 इंटू 10 टू द पावर -3 और डिवाइडेड बाई एन। एन आपको क्वेश्चन में दिया 3 इंटू 10 टू द पावर 23 3 into 10 raised to 23. इंटू ई इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू ए कितना है? 1 10 की सेंटीमीटर पावर स्क्वायर, माइनस 10 to the power -4 meter square. 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करोगे तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब सब लोग छोड़ गए, राजेश भी छोड़ गया। अब इनका नाम लिख लूँ बेटा, मैं भूल जाता हूँ थोड़ा सा। अभी इनका नाम दे देते हैं कि भैया इनके पीछे पढ़ो, क्योंकि ये बच्चे पढ़ने वाले हैं नहीं। तुम्हारा B03 है ना, तो यहाँ लिख लेते हैं साहिल, राजेश, गौरव सिंह, और एक बंदा और था ना अभी जो चला गया, क्या नाम है? साहिल, राजेश, गौरव। बताओ। अरे मौका मिला है। पता नहीं कौन सा। साहिल, राजेश, पता गौरव, नहीं सर. अनुष्का। अच्छा ठीक है, चलो ये 3 ही गए हैं, शायद थे। अरे तुम भी जाओ, तुम्हारा भी नाम लिखेंगे, देखो फिर क्या हल करते हैं। बहुत दिन हो गए तुम्हें। अभी लाइटली का मूड चला गया भाई। कोचिंग पढ़ते हो तुम लोग सीरियसली, है ना। सर इतना ध्यान कौन रखता है? हम रखते हैं हम। इतना ध्यान तो सर माँ बाप भी नहीं रखते। अरे हम रखेंगे। अभी तुम्हें देखो, अभी तुम्हारा मेंटरशिप कॉल आने दो, तुम्हारे पेपर खोल के बताएंगे कि इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन नहीं किए, तुमने क्यों नहीं किए बताओ। फिर तुम्हारे से पूछेंगे, अगली बार तुम सही करके आओगे। आ गया कॉल से। है ना, कॉल आ गया? नहीं अभी नहीं आए। हम मैं करूँगा कॉल, देखना तुम। तो जब मैं कॉल करूँगा तो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन पेपर खोल के दिखाऊंगा। अच्छा तुमने ये क्वेश्चन किया था, मैथ में इतने सही, फिजिक्स में इतने, केमिस्ट्री में इतने, ये गलत किए, क्यों गलत किए, नेगेटिव मार्किंग की, अटेम्प्ट नहीं किया। तो तुम्हें समझ आएगा कि एग्जैक्टली दिक्कत कहाँ आ रही है ना। फर्स्ट थिंग टू इम्प्रूव इज टू रिकॉग्नाइज योर प्रॉब्लम्स रिकॉग्नाइज कर लिए, उसके बाद हम लोगों को सही करना है। ठीक है बेटा। भाई अगर गलती पता चल गई तो इतना तो भगवान ने सबको दिमाग दिया है कि उसको सही कैसे करना है, समझ गए। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। बहुत आसान सवाल है, फटाक से करो और आ जाओ, करो।
सर इसका भी बी है। सोचो बेटा थोड़ा सा। सर ऑप्शन सी। A wire has a uniform ओ cross हाँ, sectional area. इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यस सर, सी। अमरजीत यस सर। क्या? सी। ठीक है। क्या बोला है? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, स्टेडी करंट है थ्रू आउट। करंट तो हर एक पॉइंट पे सेम ही है ना, इसमें थ्रू आउट आई करंट जा रहे हैं। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सा है? या बोल रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। तो घटेगी यार। देखो मान लो वैसे भी सोचो तो लेफ्ट साइड से मान लो इस कंडक्टर में 10 इलेक्ट्रॉन घुस गए, तो इधर जहाँ पे पाइप जो होती है ना, इसको पाइप समझो। पाइप को अगर मुंह दबाते हो, पतला करते हो, तो क्या होता है? वेलोसिटी बढ़ जाती है। और पाइप जहाँ चौड़ा हो गया वहाँ वेलोसिटी कम हो गई। नदी जहाँ चौड़ी हो गई वहाँ पे पानी का बहाव कम हो जाता है, जहाँ पतली हो जाती है वहाँ पे बहाव ज़्यादा हो जाता है। तो सेम वही है कि इलेक्ट्रॉन्स को तो मूव करना ही है, करंट सेम है, तो पर यूनिट टाइम इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही फ्लो कर रहे हैं। तो एक तो ये हो गया। और दूसरा फॉर्मूला से समझो, तो फॉर्मूला क्या है बेटा? वी डी का फॉर्मूला क्या है? आई अपॉन एन ई ए। तो एरिया के क्या है भाई? गिवन मटेरियल है तो चार्ज कैरियर की डेंसिटी सेम, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सेम, करंट थ्रू आउट सेम है। तो इसका मतलब वी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटती चली जाएगी। तो आपको दिख रहा है एरिया बी की साइड मूव कर रहे हो तो एरिया घट रहा है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एरिया बढ़ रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटती जाएगी। राइट। क्वेश्चन नंबर 4। गुरमन्नत की चीटिंग है, इतना जल्दी थोड़ी आंसर करते हैं, सब लोग भी हैं इधर क्लास में। चीटिंग क्या है? ऐसा नहीं चलेगा रे, थोड़ा होल्ड कर लिया करो भाई। दूसरों को ऐसे सोचो कि डिमोटिवेट मत करो थोड़ा सा थोड़ा ठीक ठीक लगा लो बेटा। ऐसा कभी कभी ऐसा कर लिया करो, आंसर आ जाए तो मत हाईलाइट किया करो कि नहीं आया मेरा सर डिमोटिवेट हो गया सर, मैं लाइट सब लोग ऐसे करेंगे भाई। ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लो सारे क्वेश्चन होते जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ना थोड़ी देर रुक जाएंगे, नहीं कर रहे ठीक है, नजर लग जाती है ऐसे ठीक है। तो भाई देखो सुनो, जो बच्चे सारे क्वेश्चन करते रहोगे वो निश्चित है उनका एनआईटी में सिलेक्शन होना। बस करते रहो, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, बहुत स्टूडेंट मैंने देखे हैं, और अब तो हम बात कर पा रहे हैं क्योंकि 3 ही बच्चे हैं क्लास में। जब 50 होंगे तो शायद इतनी इफेक्टिवली बात नहीं हो पाएगी। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, मेहनत करते रहे तो। ठीक है, हर एक चैप्टर को उतना ही उससे पढ़ेंगे। बेटा अमरजीत, अनुष्का आप भी करो। गुरमन्नत कहाँ पे स्कूल, कहाँ पे बेटा आपका, कहाँ पढ़ते हो स्कूल में? सर डमी एडमिशन है गवर्नमेंट स्कूल। अच्छा, वैसे कोचिंग में पढ़ते हो? अभी कहाँ पढ़ते हो? हाँ मतलब नहीं कोचिंग, मतलब ऐसे कोई पर्सनलाइज नहीं रखी हुई, स्कूल वालों ने कुछ बच्चों के लिए शाम में कोचिंग स्कूल में ही करते हैं वो। अच्छा, नहीं आप कहाँ पढ़ते हो? वहीं पे जाते हो। स्कूल में ही जाते हो, उसी स्कूल में? हाँ जी। सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आ गया, क्या है Yes, sir, क्वेश्चन? third है। आपका क्या है गुरमन्नत? ऑप्शन थर्ड ही है। सी है। अमरजीत सर पता नहीं चल रहा। भाई इन लोगों ने पी रखा है पेट्रोल, देखो पेट्रोल पी के ये फटाफट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो अमरजीत को अब जो है ना थोड़ा सा और पुशअप वगैरह करने की जरूरत है बेटा। रोज पुशअप किया करो, एक्सरसाइज करो, थोड़ा मजबूत बनो यानी कि ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस करो। देखो अब समझो, इन a wire of cross-sectional area with radius r, free electrons travel with a drift velocity v when a current I flows through the wire. What is the current in another wire of half the radius of same material when the drift velocity is 2v? तो सेम फॉर्मूला I का जो फॉर्मूला है वो 2 बार लगाना है बेटा। क्या फाइंड आउट करना है? करंट इन अनदर वायर। तो पहले वायर में बोल दिया करंट I है बेटा, है ना,
और दूसरे में मैंने बोल दिया आई डैश है, ठीक है। तो पहले वायर का फॉर्मूला है एन ई ए वी डी, ठीक है, लेकिन वी डी क्या दे रखा है यहाँ पे, वी दे रखा है वेलोसिटी, तो मैं वी डी ना लिखते हुए इसको वी ही लिख लेता हूँ, वी है। अब अनदर वायर है, उसमें क्या दिया है, हाफ द रेडियस, जब रेडियस आधा हो जाएगा तो एरिया को बोल दिया मान लो ए डैश है बेटा, और मटेरियल सेम है तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर की डेंसिटी सेम रहेगी, एन सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज वो तो कभी बदलेगा नहीं, सेम रहेगा। एरिया को ए डैश बोल दिया, और वी क्या हो गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी 2 टाइम्स ऑफ वी, तो ये आई डैश हो गई ये। अब मैं ए और ए बाय ए डैश की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ए बाय ए डैश की वैल्यू, फिर क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर दूंगा, लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड, तो ए क्या आएगा, एरिया इज आपका पाई आर स्क्वायर हो गया, और ए डैश क्या हो गया, रेडियस कितना किया हमने, हाफ द रेडियस, तो पाई इंटू आर बाई 2 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, ऊपर 4 चला जाएगा, 4 आ गया है, ए बाई ए डैश की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आई बाई आई डैश निकाल रहा हूँ, आई बाई आई डैश इज इक्वल टू, अब इसमें क्या होगा बेटा, इसमें ये टर्म्स जो है ना, एन ई ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, वी से वी कट जाएगा, तो आई बाई आई डैश क्या है, ए बाई ए डैश इंटू 2, ए बाई ए डैश इंटू 2, ठीक है। अब ए बाई ए डैश की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4, तो मेरा क्या है आंसर 2, तो आई बाई आई डैश इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, न्यू करंट आई डैश इज इक्वल टू इनिशियल करंट डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आ गया फिर, ऑप्शन नंबर सी, इनिशियली आई करंट था डिवाइडेड बाई 2, तो कुछ इसमें ज़्यादा था नहीं। अब सोचो कि तुम्हें ये फॉर्मूला याद ना आए, पेपर में क्या दिख रहा हो तुम्हें, धुआं दिख रहा हो, और फिर तुम ये क्वेश्चन पढ़ो तो तुम्हारे क्या हालात हो, अरे यार क्या क्या दे दिया, क्या क्या करना है, और इजी क्वेश्चन, जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है, जिसने रिवीजन कर रखा है, वो आराम से पढ़ेगा, बिंदास क्वेश्चन करके आएगा, 4 नंबर लेगा इससे। और अगर तुमने बहुत ईमानदारी दिखाई और तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता तो तुम 0 नंबर लेके आ सकते हो, और अगर तुमने थोड़ा सा ज़्यादा चतुराई दिखाई तो कितने नंबर देगा तुम्हें ये क्वेश्चन फिर बेटा, -1, है ना भाई। ना आते हुए क्वेश्चन को करोगे तो क्या नंबर देगा, नेगेटिव मार्किंग देगा, और अगर तुम्हें नहीं आता और तुम्हें ये पता है कि नहीं आता, समझदार हो, तो 0 नंबर लेके निकल सकते हो, और जिसको फॉर्मूला याद है वो बिंदास आधे मिनट में 4 नंबर लेगा और तुमसे आगे निकल जाएगा, और फिर एनआईटी की सीट लेगा है ना। तो हम सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं भाई, इजी क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे हमने ये जो शीट है ना, इसमें मीडियम टू इजी क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है। आप पेपर देखना, मैं जब अभी अपन सिलेबस पूरा हो जाएगा ना, मैं आपको फुल पेपर्स भी सॉल्व कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, वो पेपर भी करेंगे, आप देखना वहाँ पे आधे से ज़्यादा पेपर आपका इजी आता है, आधे से ज़्यादा पेपर आसान आता है, और तुमने 50-60% नंबर स्कोर कर लिए तो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, मतलब तुमने इजी एंड मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर लिए पेपर में, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और वैसे ओवरऑल पेपर भी पिछले 4-5 साल से आसान आ रहा है, उस आसान पेपर के भी आसान और मीडियम लेवल के क्वेश्चन करने हैं, समझ गए, इतना सा काम है यार, ऐसे डरे बैठे हो गया, ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है, इसको करके जाएंगे। अमरजीत तो पहले ही चला गया, इसका भी नाम लिख लूं क्या, लास्ट क्वेश्चन करने से पहले चला गया। अब मैं शरारती हो जाता हूँ, तुम लोग शरारती हो ना, मैं खुद शरारती, मैं लिख लेता हूँ हर चीज, फिर पकड़ूंगा तुम्हें। सर मेरा नाम तो लिख लिया। अच्छा आ गया वापस आ गया, चलो 100% डाटा खत्म हो गया। अच्छा ये कह रहे मैं अच्छा बच्चा हूँ, ठीक है पढ़ो। देखो जब मैं बच्चा था मेरे से शरारती कोई नहीं था, मैं बता रहा हूँ, और तुम अगर मेरे को पर्सनली मिलो तो मेरे से ज़्यादा बातें तुम लोग कर नहीं सकते, कितनी बातें तुम्हारी बातें खत्म हो जाएंगी, मेरी नहीं होंगी। क्वेश्चन करोगे तो मेरे से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो मेरे जैसा बनो, बी लाइक मी। बेटा कुल मिला के बात है, आप लोग क्वेश्चन कर लोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस वही चाहिए मुझे।
हेलो सर। हाँ जी, तो मैं एक सर कंप्यूटर ले रहा हूँ सर, ले लूँ? ले लो, पैसे मेरे से तो नहीं लोगे? बोलो बोलो, अरे क्वेश्चन करो फिर डिस्कस करेंगे। थोड़ी देर तुमसे बात करेंगे, आज मैंने दूसरे बैचेस में भी बातें करी हैं, थोड़ा पता किया है क्या चल रहा है तुम्हारा, फिर देखते हैं, फिर बताएंगे कंप्यूटर का भी। सर स्क्रीन नहीं दिख रही मुझे। अरे स्क्रीन सबको दिख रही है, तुम्हें क्यों नहीं दिख रही? सर डाटा खत्म हो गया, पता नहीं इसलिए नहीं दिख रही सर। गुरमन्नत का आंसर आ गया, बताओ नहीं आया? अरे क्वेश्चन करो यार, बातें मत करो, लास्ट क्वेश्चन है फिर करेंगे बातें। A current I is passing through a wire having two sections P and Q of uniform diameter D and D by 2। ठीक है, दो डायमीटर है, जैसा वही था ना सीरीज में, एक वायर है। जो समझ नहीं आ रही तो ऐसे समझो, पहला D डायमीटर का सेक्शन है, अगला D by 2 डायमीटर का है। करंट तो सेम है, इधर से भी आई जा रहा है, इधर से भी आई जा रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेक्शन P, इसमें V P बोल दो, इसमें V Q बोल दो। ये सेक्शन P है, ये सेक्शन Q है, इनका रिलेशन बताना है जी। बता सकते हैं? दोनों सेम मटेरियल से बनी है तो N की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी, E की वैल्यू भी सेम रहेगी, है ना। तो मैं VP लिखूं तो क्या होगा? I डिवाइडेड बाय NE एरिया ऑफ P। VQ लिखूं तो क्या आएगा? I डिवाइडेड बाय NE एरिया ऑफ Q। दोनों को डिवाइड कर लूँ, VP बाय VQ, क्या आएगा? I से I कट जाएगा, सब कट जाएगा, क्या आएगा? एरिया ऑफ Q डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ P। एरिया ऑफ Q क्या है बेटा? पाई इंटू डी बाई 2 होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि डायमीटर की बात कर रहे हैं। एरिया ऑफ Q क्या है? Q आपका ज़्यादा सॉरी हाँ, एरिया ऑफ P क्या है? पाई बाय 4 डी स्क्वायर। ठीक है, पाई बाय 4 से पाई बाय 4 उड़ा दो, ऊपर क्या आएगा? डी स्क्वायर बाय 4, नीचे आएगा डी स्क्वायर, तो ये आएगा 1/4। तो वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन सेक्शन P इज 1/4 ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन सेक्शन Q। समझ गए? तो VP इज इक्वल टू 1/4 VQ। कौन सा आंसर सही है फिर? सी वाला। आज अरे सारी बातें छोड़ो, तुम एक बात बताओ मुझे, इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ो, इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ऐसा समझो पानी जा रहा है, तो मोटे पाइप से पानी कैसे जाएगा? धीमे जाएगा, पतले पाइप से वही पानी भेजना पड़ेगा तो तेज तेज जाएगा। भाई करंट सेम है, करंट मतलब कि फ्लो ऑफ वाटर इज सेम, पर यूनिट वॉल्यूमेट्रिक फ्लो सेम है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स P सेक्शन में मूव करेंगे तो थोड़ा स्लोली मूव करेंगे, Q में मूव करेंगे तो थोड़ा फास्ट मूव करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि VP विल बी लेस देन VQ, वेलोसिटी ऑफ Q से कम रहेगा VP। तो कम रहेगा तो क्या करें? ऑप्शन डी उड़ा दें, भाई 2 टाइम्स ऑफ VQ नहीं हो सकता। ऑप्शन ए उड़ा दो, क्योंकि बराबर भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बी और सी बच गए कि हाफ होगा कि 1/4 होगा। अब आपको पता है एरिया के प्रोपोर्शनलिटी होता है और डायमीटर के स्क्वायर पे जाएगा, तो मतलब क्या हुआ कि डायमीटर आपका डबल दे रखा है, तो VP क्या होगा? 4 टाइम्स हो जाएगा, हाफ 1/4 हो जाएगा। तो डायरेक्टली भी कर सकते थे प्रोपोर्शनलिटी खेल के, बिना कैलकुलेट किए। गुरमन्नत नहीं आया समझ? समझ तो आ गया, बट जैसे मैंने करा उससे आंसर नहीं आया। कोई नहीं, आप इसको देखना, जैसे किया वो गलती समझना, ठीक है, ना आए तो पूछना। अब ये 5 क्वेश्चन समझ आए, जो चैप्टर पढ़ा है वो समझ आया। आई स्ट्रांगली बिलीव कि अब आपको तो आ ही गया होगा 3 बच्चे।